हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो सीडीपी के प्रश्न लिया है वह सभी आपके रीट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि 2 से 3 नंबर का प्रश्न जो है आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको कि जेडपीडी बोलते हैं, का प्रत्येक दिया था। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था? बंडूरा द्वारा या पियाजे द्वारा दिया गया था, या स्किनर द्वारा दिया गया था, या वाइगोस्की द्वारा दिया गया था? तो देखिए, अगर हम बात करें तो जिसको कि आपका संपस्त विकास का सिद्धांत बोलते हैं, और इसका जो सिद्धांत है वह आपके जो है वह वाइगोस्की साहब ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, जेडपीडी का सिद्धांत जो है वह वाइगोस्की ने दिया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा था। तो वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा था? तो यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, या औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो वाइगोस्की ने जो है कि बाल विकास के बारे में क्या कहा था? तो देखिए, यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो वाइगोस्की ने कहा था कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। जी हाँ दोस्तों, बाल विकास जो है वह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा था? तो देखिए, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति सीमा को जो ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कहने वाले आपके कौन हो जाएंगे? तो यह कथन गेट्स का है। किसका है? तो यह कथन गेट्स का है। इसको आप याद रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ विकल्प देखते हैं, तो विकल्प में ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप इसका आंसर याद कर लीजिए। गेट्स ने ही कहा था कि सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके द्वारा सीखने का वक्र कैसा होगा? तो अगर कोई समस्या है उसमें हम शिक्षार्थियों को समूह में शामिल करें, अवसर दें, तो वो सीखने का वक्र कैसा होगा? बेहतर होगा या अवनत होगा, स्थिर रहेगा या समान रहता है? तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा बेहतर होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम शिक्षार्थियों को समूह में समस्या पर चर्चा करने के लिए देंगे तो वहाँ पर उस समस्या को हल करने में उनको आसानी होगी और जल्दी से उसका वह सलूशन भी ढूंढ लेंगे। तो इसलिए ग्राफ जो है वह बेहतर होगा। तो इसलिए ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी होगा? कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य, या रेखीय अभिक्रम है, या साखी अभिप्रक्रम है, या तैयारी और अर्जन है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए सबसे उपयोगी जो है वह आपका कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य है। ये वाला विकल्प आपका सही होगा। यही इसका आंसर है। तो दोस्तों, यह जो भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक हमने जो है कि 10 से 12 वीडियो जो है वह सीडीपी का अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो आप उन सभी वीडियोस को भी देख लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न हम करवा रहे हैं वह सेलेक्टेड एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही करवा रहे हैं, और यही सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इतना यकीन मानिए दोस्तों कि अगर आप इतना प्रश्न कर लेते हैं जितना प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं, तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो इसलिए हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के सभी प्रश्नों को देख जाइए। चलिए, अगला प्रश्न है कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है
तो यह एक बात का संकेत है कि, तो यह किस बात का संकेत है? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, या बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, या बच्चे की अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो यह किसका जो है कि आपका संकेत कर रहा है? तो बच्चा अगर उबने लगा है तो संभवतः वह कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इसीलिए जो है कि बच्चा उबने लग रहा है। तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो अधिगम के पठार का कारण क्या नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, या ज्ञान की सीमा। तो देखिए, अगर हम बात करें तो अधिगम के पठार का जो आपका कारण नहीं होगा वह विद्यालय का असहयोग। जी हाँ दोस्तों, बी वाला विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने के लिए जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो अधिगम वक्र रेखा बोला जाता है। और अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है, यानी कि वह नगण्य को प्रदर्शित कर रहा है, जिसे कि अधिगम का पठार बोला जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर हम अधिगम के पठार के बारे में बात करें दोस्तों, तो अधिगम के पठार बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे जो अधिगम करता है उसकी आवश्यकता हो गया, ध्यान हो गया, रुचि हो गया, उत्साह हो गया, वातावरणीय व्यवधान हो गया। तो यह सब कारण भी हो सकते हैं अधिगम में पठार के। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर है वह विद्यालय का असहयोग जो है वह अधिगम में पठार का कारण नहीं है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली भांति सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर कोई शिक्षक को ऐसा लग रहा है कि उसका जो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, वह पहले अच्छे से सीख रहा था लेकिन अब उसमें स्थिरता आ गई है, नहीं सीख रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए, या विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, या विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, या उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सही जो आंसर है वह आपका जो है कि हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि जो सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सीखने की जो प्रक्रिया रहती है वह सतत चलती रहती है, और इस प्रक्रिया में कभी मंदता आ जाती है तो कभी तीव्रता आ जाती है। और इसी प्रकार से विद्यार्थियों में भी क्या होता है कि प्रक्रिया में स्थिरता आती है, और अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया है, अतः शिक्षक को इसे स्वाभाविक प्रक्रिया मान करके जो है वह अधिगम को कराते रहना चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। तो सीखने की वह अवधि जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हो रही है तो वह क्या कहलाता है? तो सीखने का वक्र कहलाता है, सीखने का पठार कहलाता है, स्मृति कहलाता है, या अवधान कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह आपका सीखने का पठार कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर सीखने की गति में जो है कि रुचि नहीं है, तो सीखने की प्रक्रिया में उन्नति नहीं हो रही है, तो वह सीखने का पठार कहलाएगा। तो इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही होगा, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करिएगा कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सबसे सही क्रम होता है, सबसे पहले आपका ज्ञान आता है, फिर अवबोध आता है, फिर अनुप्रयोग आता है, फिर विश्लेषण आता है,
फिर संश्लेषण आता है और उसके बाद आपका मूल्यांकन आता है। तो इसको आप याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले आपका ज्ञान आएगा, फिर अवबोध आएगा, फिर अनुप्रयोग आएगा, फिर विश्लेषण आएगा, फिर संश्लेषण आएगा और लास्ट में आपका मूल्यांकन आएगा। तो इसको याद रखेंगे तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहां से हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम इस वीडियो का PDF देते हैं, साथ ही में कोई नई जानकारी रहती तो वह भी शेयर किया जाता है, इसलिए हमको टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो कौन सी क्रिया प्रयोग में लाई जाती है? आपका जो है कि ऑप्शन है वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या वर्गीकृत करना। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा अंतर करना। जी हाँ दोस्तों, अगर संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना को विश्लेषण के लिए जो प्रयोग में लाते हैं उसमें अंतर हम लोग करते हैं, तो यही सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। तो शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन देखते हैं कि बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि शिक्षा का उद्देश्य ही होता है कि विषयों का ज्ञान और उसका मानसिक विकास भी करना होता है, तो इसलिए ए वाला विकल्प तो सही है। लेकिन दोस्तों आप लोग क्या करिए, अगला भी विकल्प आपको देखना है, क्योंकि CDP जो होता है दोस्तों इसमें एक से ज़्यादा विकल्प भी सही होते हैं। कभी कभी कम सही विकल्प वाला गलत हो जाता है, ज़्यादा सही वाला सही होता है, तो इसलिए आप विकल्प को पूरा देखिए। अगला है विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, तो बिल्कुल गलत है। विषयों का ज्ञान देना और उन्हें कंठस्थ करवाना, तो कंठस्थ करवाना रॉन्ग हो गया, तो यह गलत हो जाएगा। अगला है विषयों का ज्ञान देना और व्यावसायिक कौशल का विकास करना, तो बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है कि विषयों का ज्ञान और मानसिक विकास करना होता है, तो ए वाला विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण आपकी कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की या अधिगम को निर्देशित करने की या अनुदेशन की या शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। तो देखिए अगर हम बात करें तो शिक्षण जो प्रक्रिया आपकी होती है यह शिक्षण अधिगम को सरलीकरण करने की प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की एक प्रक्रिया होती है। बालक में सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है और आधुनिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार अगर हम बात करें तो अधिगम इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो अधिगम इस प्रक्रिया में आपका शिक्षण प्रक्रिया और समस्त शैक्षिक अवयव सहायक के रूप में होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। तो भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा किस पर बल देती है? बोध का विकास करना, आध्यात्मिक पक्षों पर बल देना या विवेचात्मक चिंतन का विकास करना या रटने में प्रोत्साहित करना। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बोध का विकास करना। जी हाँ दोस्तों, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा आपके बोध का विकास करना पर बल देती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? तो कौन सा विकल्प असंगत है यह पूछा गया है। विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति या अनुप्रयोग। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा आत्म अनुभूति। जी हाँ दोस्तों, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में निम्न घटक का होना अति आवश्यक होता है। अतः ज्ञान, समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, संश्लेषण आपका होता है, तो इसलिए आपका जो है कि सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य है।
तो शिक्षा का आपका क्या उद्देश्य होता है? अच्छा नागरिक बनना या ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों, या व्यवहारिकता का निर्माण करना, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, अगर हम सही आंसर की बात करें तो आपका जो सही आंसर आपका है वह हो जाएगा सभी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य होता है कि अच्छा नागरिक भी बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो कि समाज में उपयोगी होते हैं, या व्यवहारिकता का निर्माण करना भी। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि आपके अनुसार शिक्षण है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि आपके अनुसार शिक्षण क्या है? एक प्रक्रिया, एक कला, एक कौशल, या बी और सी दोनों। तो देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे अनुसार जो शिक्षण होता है वह आपका क्या हो जाएगा? वह एक प्रक्रिया भी वह एक कला भी आपकी हो जाएगी, और एक कौशल भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे अनुसार जो है शिक्षण जो होता है वह एक कला भी है और एक कौशल भी है। तो बी और सी दोनों सही है, तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। तो शिक्षा के प्रक्रिया के कौन कौन से अंग होते हैं? तो शिक्षा त्रिआयामी होती है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और जो है कि आपका पाठ्यक्रम होता है, या तीनों होता है। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? आजीविका कमाना, या बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, या पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या बौद्धिक विकास करना। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है वह आपका बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे सटीक आंसर यही है कि जो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वह बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है। तो इसलिए बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है? जी हाँ दोस्तों, मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है। खेलना, गेंद फेंकना, लिखना, या सोचना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका है वह आपका हो जाएगा सोचना। जी हाँ दोस्तों, आपका मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। बाकी खेलना आपका गत्यात्मक विधि है, मनोगत्यात्मक, गेंद फेंकना, लिखना, यह सब मनोगत्यात्मक गतिविधि है, लेकिन सोचना आपका मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। तो इसलिए आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यह टॉप 20 प्रश्न ही देखेंगे, और यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक हमने सीडीपी की 15 से 16 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और हर एक वीडियो लगभग 20 मिनट के अंदर का ही है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा देखने में। आप उन सभी वीडियोस को देख जाइए। हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से देख जाइए, क्योंकि यह जो प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, और इन्हीं सब में से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इन सबको अच्छे से पढ़ जाइए, यह सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।